हाय इरफान एंड वेलकम टू द चैट शो। ये पहला एपिसोड है और आपको ओपनिंग करने की थोड़ी आदत भी है और आज इस शो का आप ओपनर हैं। Thank you so much, Reema. Thank you for having me. Wish you all the luck for your show and hopefully ये शो में मजे करेंगे। थैंक यू सो मच इरफान। तो सबसे पहले इरफान मैं शुरुआत करूंगी कि कैसा रहा, आपने लॉकडाउन में काफी बातें भी की हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करती हूँ। कैसी रही वो लाइफ? थोड़ी डिफरेंट थी स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए। देखिए मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी बिकॉज मैं बहुत वक्त से ट्रैवल कर रहा था। मुझे याद है जब मैं 15 साल का था तब से नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा हूँ, जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। पहले एक होता है जब आप छोटे होते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो आपके लिए वो जो लाइफ होती है ना, बड़ी आपको लगता है बड़ी मुशक्कत वाली लाइफ है। आपको लगता है कि यार एग्जाम आने वाली है, पढ़ाई करना है, सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहा। मैं जब अंडर 15 इंडिया खेला उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं और लगातार घर से बाहर रहा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं शायद 3 महीने लगातार घर के अंदर, इतने सालों में, जब से मैं 15 साल की उम्र का था, अभी मैं 35 का हूँ, 20 सालों में मैंने कभी इतना घर पे नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा सा अलग था एट द स्टार्ट, लेकिन नाउ आई स्टार्ट, मुझे अब ये डर लग रहा है कि मैं इसके यूज टू ना हो जाऊं, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब आप जब चाहो तब सो, जब चाहे तब उठो। मैं और मेरी वाइफ हम हर रोज वेट करते हैं शाम का कि वो हम अलग अलग सीरीज देखते, वेब सीरीज देखते। हम लोगों ने मनी हाइस्ट कुछ ही दिनों में खत्म कर दी। हम लोग उसके बाद कोई और सीरीज देखने लग गए, फिर अभी कुछ चल रहा है। मतलब और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ, और छोटी छोटी चीजें करना बड़ा मजा आ रहा है। इन हाइंडसाइट, जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर इस टफ टाइम पे एक पॉजिटिव साइन देखे तो सबसे जैसे आपने बात बोली कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ज्यादा मिल रहा है। और ऐसा नॉर्मल क्रिकेटर्स ने नहीं, कई ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने वो टाइम स्पेंड नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर इसका पॉजिटिव साइड देखोगे तो आपको टाइम मिल रहा है स्पेंड करने के लिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, ये जर्नी शुरू कैसे हुई? क्योंकि जहां तक हमें पता चला है कि आपके फादर चाहते थे आप इस्लामिक स्कॉलर बने, लेकिन कैसे आपने उनको कन्विंस किया और ये जिद को किया अपना प्रोफेशन बनाया? देखिए वो तो शुरुआत की बात है। जब मेरे पापा को, जब हम लोग 10 साल के थे, उसके बाद से मेरे वालिद साहब बड़े क्लियर थे 10-12 साल की उम्र में। वो मैं बताऊंगा क्यों क्लियर हो गए थे कि इनको क्रिकेटर ही बनाना है। लेकिन उससे पहले ये सोचते थे शायद ये इस्लामिक स्कॉलर बने। मुझे लगता है मैं बहुत बुरा बनता। कभी कभी ये भी सोचते थे कि शायद ये डॉक्टर बने, बड़े लोगों के नुकसान करता, बड़े ऑपरेशन खराब करता मैं। तो बेहतर है कि ना तो मैं स्कॉलर बनाऊं ना तो मैं डॉक्टर बनाऊं। एक सोच रहती। कभी मेरे वालिदैन ने कभी हम पे थोपा नहीं कि यही करो, जो ठीक लगे वो करो। और हमेशा मैं भी आज मेरे बच्चे को भी वही बोलता हूँ जो मेरे वालिदैन कहते थे कि यार सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ काम करो नहीं करो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। बिकॉज मुझे याद है जब मेरे वालिद 14 घंटे 15 घंटे दिन में काम करते थे, उसके बाद जब मेहनत करके घर में आते थे, मुझे मालूम है कि किस तरह के इंसान थे और हमेशा यूनिटी में मानते थे, हमेशा पॉजिटिव बात करते थे। और उन्हीं की औलाद है हम। तो आज अगर हम चाहते कि हमारे, मैं भी अगर सोचता हूँ इमरान के बारे में, मेरे लड़के के बारे में, मैं सोचता हूँ वो कुछ भी बने। लोग कहते हैं क्रिकेटर बनेगा, बॉलर बनेगा, बैट्समैन बनेगा, लेकिन यार सबसे पहले अच्छा इंसान बने, बाकी सब चीजें हो जाती है। अब आपका जो सवाल है कि कैसे शुरुआत हुई, देखिए 10 साल की उम्र में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम मोहल्ले में वगैरह जाते थे, मैं और मेरा भाई, तो वालिदैन हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि आप जब आप मस्जिद में पले बड़े हो, मैं 19 साल मस्जिद के अंदर बिताई है, और जब मोहल्ले में हम लोग खेलने जाते थे तो माहौल थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। मस्जिद में लोग आए, नमाज पढ़े, अपना काम किए, चले गए, खाली जगह रहती है। बड़ी मस्जिद थी हमारी, बड़ौदा की सबसे ज्यादा। और तो या तो हम पीछे जाते थे, हमारे मस्जिद और मंदिर एकदम लगा लगा हुआ था पीछे। जो लोग हमें जानते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, मेरे चाचा का घर है, वहां से हम मंदिर को जा सकते। तो हम लोग जब नमाज का टाइम होता था तो पीछे के रास्ते जाते थे और मंदिर के बगल में खेलने लगते थे, और जब नमाज का टाइम नहीं होता तो मस्जिद के अंदर खेलते थे। तो फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे, हमको लगा यार लोगों के साथ खेलना है जहाँ पे अच्छी टीम हो। तो दूर का एक मोहल्ला था, वहां पे हम लोग फिर क्रिकेट खेलने गए। वहां पे अच्छा लगने लगा क्योंकि हम थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो बड़े बड़े लड़के भी हमें बोलते थे यार तुम हमारी टीम में आ जाओ, भाई को हम उनकी टीम में रखते थे। फिर वालिदैन ने सोचा कि इन्हें फिर अगर इतना ही शौक है तो क्लब में डाल दे, ताकि लड़के कम से कम बिगड़े तो नहीं। तो हम बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब में हमने क्रिकेट स्टार्ट किया, जहाँ पे मेहंदी शेख, बशीर शेख, मंगला बाबर मैडम, आप जानते होंगे उन्हें, वो हुआ करती थी। और रशीद पटेल, वो उन्होंने काफी हमारी मदद की, तो वो थे। लकीली हमें अच्छा गाइडेंस मिला। फिर वहीं से क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत हुई। वहां पे जब हम लोगों ने एक टूर्नामेंट खेला क्लब से,
तब वहां के कोचेज और रशीद भाई और सब लोगों ने मिलकर मेरे वालिदैन को बुलाया था और कहा कि इन दोनों को क्रिकेट खेलने दो, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, इनको परस्यू करने देना। तो फिर उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो इसका मतलब जो बात सब मानते हैं कि फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो थैंक्स करना पड़ेगा आपके फादर का, क्योंकि उन्होंने वो चुना जो आप चुनना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के प्लेयर के लिए, किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए। इसका मतलब आपने और यूसुफ ने एक साथ ही क्रिकेट शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों ने साथ में शुरू किया, जो भी चीजें की है साथ में की, झगड़ा साथ में किया, प्यार साथ में किया, क्रिकेट खेले साथ में। हम करेंगे ब्रदर्स बॉन्ड के बारे में, क्योंकि पठान ब्रदर्स बहुत फेमस है। क्या उनको अलग करता है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन वो सेक्शन हमारा एक सेगमेंट नया शुरू किया हमने, खट्टी मीठी बातें, जिसमें कुछ खट्टी बातें होंगी, कुछ मीठी बातें होंगे। तो इरफान, मेरा पहला सवाल, हम पहले मीठी बातें से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने ब्रदर्स बॉन्ड के बारे में बात की, हम पहले उसी पे चलते हैं। कैसा है ये बॉन्ड? क्या पठान ब्रदर्स को अलग करता है? क्योंकि CAP जो आपकी अकेडमी है, किट अकेडमी ऑफ पठान, उसके बाद चैरिटी करते हुए आप लोग नजर आते हैं, कुछ अच्छे सोसाइटी के लिए भी करते हैं, ऑन द फील्ड भी करते हैं, प्लेयर्स को भी हेल्प कर रहे हैं। क्या ऐसा अलग करता है पठान ब्रदर्स को? देखिए, हम दोनों भाइयों की क्या अलग करता है, हम एक्चुअली भाई जो नॉर्मल भाई होते हैं बिल्कुल उसी की तरह है। हम झगड़ा भी करते हैं, हम एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, हम डिसएग्रीमेंट हमारा काफी ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई तीसरा आदमी आके बीच में कुछ करेगा तो फिर खैर नहीं है उसकी। हम दोनों भाई है, हम दोनों भाई सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये हमारा पहले से रहा है। हमने जब गली मोहल्ले में भी करते थे, हम लोग एक साथ भी जब क्रिकेट खेलते थे, मेरा और मेरे भाई का आर्ग्यूमेंट हर बार होता था, लेकिन अगर उसमें कोई तीसरा आता था और उंगली करता था तो उसकी फिर उंगली की खैर नहीं, उसकी उंगली टूटी थी। तो वैसा हमारा भाइयों का प्यार है। हमारे घर में ये चीज नहीं है कि किसने कितना पैसा कमाया है, हमारे घर में हमेशा ये है कि जो भी है एक है। और आज भी मतलब अगर आज भी जो इनकम हमारी, मेरी या मेरे भाई की है, कभी काउंट नहीं की जाती, वो हमेशा एक अकाउंट में जाती हैं। और इसके मालिक ना तो मैं हूँ ना तो मेरा भाई है, मेरा बाप है। माय फादर इज यू नो, हम हमेशा बोलते हैं, कभी कोई चीज अब्बा कभी ऐसी बात कर जाते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद अब्बा को कुछ ऐसी बात लग रही है, तो हम कहते हैं कि हम घर के मालिक नहीं है, आप घर के मालिक हो। और ये चीज हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं, और सो वैसा हमारा बॉन्डिंग है। और जाहिर सी बात है, बहुत लोग बात करते हैं कि जब आपके बीच में फैमिलीज आती है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे थोड़ा सा दूरियों में तब्दील होता है। ऐसी बहुत लोग बात करते हैं, जब हम हमारे बारे में तारीफ भी करते हैं, तो खैर वैसी चीज के बारे में सोच के अजीब सा लगता है कि यार ये कभी चीज महसूस नहीं की है, लेकिन अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, आज आपके पास अगर आपका भाई हो ना, तो वो दोस्त से भी बढ़कर होता है। दोस्ती के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजर जाती है, बड़ी सुकून से गुजर जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा भाई हो तो उससे बेहतर क्या हो। बिल्कुल, और भाई के रूम में अच्छा दोस्त मिल जाए तो क्या कहने। और इसमें वो बात जरूर शामिल करूंगी जो आपने कहा था, पहले अच्छे इंसान बनो, जो परवरिश आप इमरान को भी दे रहे हैं अपने बेटे को भी, तो वो शायद आपकी इस सोच के पीछे उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बहुत लकी होते हैं फादर जिनके हाथ में राइट और लेफ्ट दोनों ही एक जैसी सोच रखते हैं। इरफान, 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो बहुत अहम था। पहली बार इंडिया टीम ने वो विश्व कप जीता था। उसमें क्या खास बात थी, क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? क्योंकि उसमें क्या मेमोरी आप लेके आएंगे, क्योंकि यूसुफ और आप दोनों साथ हैं, क्या खास बनाता है उस वर्ल्ड कप? देखिए, खास तो मतलब पूरे मुल्क के लिए था, पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा था, हम लोग फाइनल खेले, दोनों भाई एक साथ, हम लोग चैंपियन बने। कितनी खास बात है उस वर्ल्ड कप की। आप देखिए, किसी भी टीम ने, किसी भी लोग ने पूरी दुनिया में ये नहीं बोला था वर्ल्ड कप जाने से पहले कि ये इंडियन टीम जो यंग टीम है, जिसमें कई सारे लड़के कमबैक करने की कोशिश करेगी, चैंपियन बनेगी। किसी ने मौका नहीं दिया। हमें कहा जाता था हम अंडरडॉग हैं। नया कप्तान था, बहुत सारे लोग, सहवाग और युवराज को सीनियर कहा जा रहा था, बाकी ऑलमोस्ट यंग लैड थे इसमें सारे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अजीत अगरकर भी थे जो सीनियर गेंदबाज थे, लेकिन बाकी सब लोग नए नए थे। कई लोग कमबैक कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था। भाई पहली बार खेल रहा था और काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें जिसमें हो रही थी। भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। लगातार बात चल रही थी कि शॉर्टर फॉर्मेट में जरूर भाई को मौका मिलेगा। मैं तो हमेशा मानता था कि इसे अगर बड़े फॉर्मेट में मौका मिला तो ही कैन बी डेवास्टेटिंग प्लेयर एज वेल। बिकॉज अगर आप देखें, सहवाग का जो रिकॉर्ड था वनडे में 32 का एवरेज है, लेकिन टेस्ट मैच में 50 का है। सो जो एग्रेसिव क्रिकेटर रहते हैं उनको बहुत ज्यादा चांसेस मिलता है। मुझे याद है यूसुफ भाई ने जब मैच जिताया था साउथ जोन के लिए,
पहली इनिंग में 100 बनाया, दूसरी इनिंग में 200 नॉट आउट बनाया और 550 के करीब का रन जो वर्ल्ड 550 के रन का जो चेस था वो किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये उनमें सारी काबिलियत थी जिसका मुझे काफी इंतजार था कि उन्हें उस लेवल पे मौका मिले, और ये मौका आया 2007 में वर्ल्ड कप में, और आया कहाँ पे, फाइनल में। तो ये काफी ज्यादा स्पेशल बना था। ये कभी मेमोरीज जहन से निकल नहीं सकती। टूर्नामेंट खेलना, टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना, पहली बार वर्ल्ड कप होना, उसका जीतना, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में, और वो भी ऐसा मैच जहां पे एक वक्त भी नहीं लगा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो सीसोर की तरह पूरा मैच चल रहा था, कभी उनके पाले में कभी हमारे पाले में। बड़ा मुश्किल गेम था। बड़ी वो टाइम पे उनकी टीम भी काफी जबरदस्त हुआ करती थी और काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी थे, और जिस तरह से हम मैच जीते थे, सब मैच जीत गए, बहुत जबरदस्त यादगार थी। लेकिन यादगार बनाया किसने? फैंस ने। जो पल जब हम वर्ल्ड कप जीते, जो ट्रॉफी हाथ में थी, एक फील हो रहा था, जब हम पूरा एंजॉय कर रहे थे ग्राउंड पे, इंडियन फ्लैग लेके हम लोग भाग रहे थे जोहानिसबर्ग के साउथ अफ्रीका के वो मैदान पे, वनडरस पे, और वो सारा सेलिब्रेशन हो गया। लेकिन जो सेलिब्रेशन इंडिया में हुआ था ना, मुंबई वाकई में उस दिन रुक गया था। आई थिंक उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रेशन कभी हुआ है, बिकॉज हमें मुंबई एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े स्टेडियम में जहाँ पे सेलिब्रेशन एक्चुअल होने वाला था, वहां जाने में हमें 5.5 घंटे लग गए थे। और मुंबई एज अ फैन भी मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। वो हर मूवमेंट हमें दिखाया जा रहा था, और जितने मैच में मूवमेंट दिख रही थी, उतने ही टेंस हम होते कि कौन मैच जीतेगा, क्या जोगिंदर शर्मा आएंगे, कई ऐसी चीजें थी। लेकिन आपने वो यादें एकदम ताजा कर दी। एज अ प्लेयर ऐसी मेमोरीज अगर आपके पास आती हैं जिसमें आप वर्ल्ड कप उठाते हैं, भारतीय, मैं कहूंगी सिर्फ मुंबई नहीं, पूरा भारत रुक गया था, क्योंकि हर मूवमेंट टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था। एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन, वो अगर आपके पास मेमोरीज है तो मैं कहूंगी वो गोल्डन मेमोरीज है। एब्सोल्युटली। और मतलब इससे बेहतर क्या होगा कि आप पूरे मुल्क को खुशी दे रहे हो किसी भी तरीके से। आई थिंक वो उससे ज्यादा बढ़िया सेटिस्फैक्शन किसी चीज में आपको नहीं मिलेगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद ही शायद आईपीएल शुरू हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप आया था, ऐसा ही था। एग्जैक्टली उसी के बाद से वर्ल्ड कप की जो आईपीएल की जो तैयारी थी, जो आईपीएल कोशिश कर रहे थे कि शायद 1-2 साल के बाद आए, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप जीत चुके थे हम लोग, T20 क्रिकेट का जमाना था, और चैंपियन हो चुके थे हम लोग, और उसी के बाद फिर हम जो ललित मोदी ने काफी बेहतर काम किया, बीसीसीआई काबिले तारीफ जिस तरह से लीग को बनाया, दुनिया की मैं कहता हूँ 3rd या 4th सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। ये मैं ओवरऑल लीग की बात करता हूँ, क्रिकेट में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन जो स्पोर्टिंग इवेंट रहते हैं उसमें नंबर 3rd या 4th पे आना वर्ल्ड में, आई थिंक ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और बीसीसीआई को क्रेडिट जाना चाहिए, ललित मोदी जिस तरह से उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। आई थिंक काबिले तारीफ है। और जिस तरह से लोगों के करियर बदल गए, जिस तरह से लोगों की लाइफ बदल गई, आई थिंक और जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते, इतना बढ़िया, मतलब कभी नहीं सोचा था। फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है, एक अच्छे लेवल में आपको खेलने का मौका मिलता है। आई थिंक इससे बढ़िया बात क्या होगी? एक्सपीरियंस। मैं कई लेजेंड्स के साथ खेल चुका हूँ। मेरे पार्टनर ब्रेटली हुआ करते थे आईपीएल में, बॉलिंग पार्टनर, जब मैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलता था। तो इससे बेहतर क्या बात होगी? सो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और बिल्कुल वर्ल्ड कप जब हम जीते, उसके बाद ही आईपीएल आया, और उसका रीजन ही था कि इतनी जल्दी आईपीएल आ गया क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते थे। और यही एक सक्सेस स्टोरी भी रही है टीम इंडिया की, क्योंकि आईपीएल के आने से जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का बीच का गैप है, वो कहीं ना कहीं करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपको इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, जैसे आपने बोला कि इरफान पठान एक साइड से बॉलिंग कर रहे हैं और दूसरे जैसे अगर ब्रेटली करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीख मिलती है। वो आप देख के भी अच्छा सीखते हैं और करके भी अच्छा सीखते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहा है। बिग टाइम, बहुत ज्यादा। देखिए, आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आप कोई एक पंजाब, मैं जब किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेला था तो बहुत सारे यंग लड़के हुआ करते थे। अमनप्रीत करके एक फास्ट बॉलर हुआ करता था, वो ब्रेटली के साथ बातें कर रहा है, वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, और वो कुछ ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला था। ऐसे कई लड़के जो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले थे, उनको सीखने को मिल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेटर से। और अगर उनसे बात ना भी करें तो सिर्फ देख के उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं, मैच प्रिपरेशन कैसा रहता है, टीम मीटिंग कैसी रहती है, रिकवरी कैसी रहती है, ट्रेनिंग, क्योंकि अलग अलग ट्रेनर होते थे, दुनिया से बाहर से ट्रेनर और फिजियोज आते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और इतने बड़े लेवल पे जब आप
उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलते हो सारे क्रिकेटरों के साथ, तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की जो बात करते हैं वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, टोटली एग्री। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। इरफान, कुछ तो हो गई मीठी, अब थोड़ी खट्टी बातों पे आते हैं। स्ट्रगल की अगर मैं आपकी थोड़ी लाइफ में पीछे जाऊं, तो बैटिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो आपके साथ, अगर मैं आपके बैटिंग ऑर्डर रिकॉल करूं, तो आपने ओपनिंग की है, नंबर 3 पे खेला है, 5 पे खेला है, 6 पे खेला है, 7 पे खेला है, 8 पे खेला है, 9 पे खेला है और 10 पे खेला है। तो सिर्फ एक 2 नंबर छोड़ के आप हर नंबर पे नजर आ रहे हैं। हाँ। एज ए क्रिकेटर, क्या ये सही है या कितना मुश्किल है? क्योंकि मैं अगर बात करूं तो अगर मुझे बता दिया जाता है कि आप मिडिल ऑर्डर हैं या टॉप ऑर्डर हैं, तो एक मेंटली भी प्रिपेयर होता है। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा प्लेयर किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे खेल सकता है, लेकिन क्या इतनी शफलिंग कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती है खिलाड़ी को भी और टीम को भी? क्या आपका ऐसा मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक प्लेयर को तैयार रहना चाहिए। अगर आपको कहीं भी, मैं हमेशा से टीम प्लेयर रहा हूँ, मुझे आपने बोला बतौर कप्तान कि आप इरफान नया बॉल डालो, मैं नया बॉल डालने के तैयार था, जो मेरी ताकत भी थी। इरफान आप पुराना बॉल डालो, फर्स्ट इन बॉलर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी तैयार था। आपने बोला नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आप बैटिंग करो, कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मसला इस बात से था कि अगर आपने मुझे अलग अलग रोल आप अदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो माहौल बन रहा है, नेगेटिव माहौल बन रहा है कि भाई इसका स्विंग नहीं हो रहा या इसकी बैटिंग में वो जान नहीं रही है, तो आप बताइए। आपका फर्ज है बतौर लीडर, बतौर टीम मेंबर्स, बतौर सपोर्ट स्टाफ के इरफान का रोल हमने बदला है, और आप उसको जाके एक्सप्लेन करिए। पर कभी कभी मुझे खैर ये लगता था कि माहौल बनता ही वहीं से था, सो मुझे वो चीज बुरी लगती थी। बाकी ये चेंज होना, ये आप तो रेडी रहना है एज ए टीममेट। आप टीम गेम खेल रहे हैं, आपको टीम के लिए हर चीज के लिए तैयार रहना है, भले फिर बाद में वो आपको नुकसान करे, फायदा करे, ये आपको नहीं सोचना है। नहीं, लेकिन अगर हम अभी देखें फिलहाल की जो इंडिया टीम है, हम नंबर 2 की बात करते हैं, हम नंबर 4 के पीछे 2 साल से पड़े हुए हैं कि ये नंबर 4 होना चाहिए। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन भी डालता है कि आज आप कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे आपको पता ही नहीं है। तो कैसे या तो अपने प्लेयर को बैक करिए कि हम आपको ट्राई कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स पे। क्या आपको वो मैसेज मिला था कि आपको ट्राई किया जा रहा है और आपको हम इतना समय देंगे? देखिए, राहुल द्रविड़ बहुत क्लियर हुआ करते थे, वो हमेशा बात करते थे कि इरफान आपको कभी भी नंबर 3 के लिए रेडी रहना है, और बाकी अगर आप नंबर 3 नहीं करोगे तो आप नंबर 7 बैटिंग करोगे। तो वो बहुत क्लियर थे उस मामले में, लेकिन उसके बाद कभी क्लियरिटी नहीं मिली। सीन्स क्या रहता है कि जैसे मैं पहले कहा था, जैसे भी आज श्रेयस अय्यर है, आज अगर उनको नंबर 4 पे सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमें नंबर 4 ढूंढना है प्लेयर। अगर उनको कभी नंबर 4 भेजा जाए, कभी नंबर 3 भेजा जाए, कभी नंबर 7 भेजा जाए, क्या होगा उनका? एक तो नुकसान टीम का होगा, और दूसरा वो प्लेयर भी तैयार नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उनको साइड लाइन करना है तो आप ये सब कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम माइंड सेट बोलते हैं, माइंड सेट कैसे होगा, आप उसे सेट ही नहीं होने देंगे। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि आप ओपन रहिए, कहीं कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी शायद एक खिलाड़ी के लिए ठीक नहीं है। राइट, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अगर वनडे क्रिकेट भी खेला हूँ, मेरा जो वनडे का एवरेज है वो करीबन 24 के आसपास कुछ है, क्लियर एवरेज। लेकिन जब मैं नंबर 3 खेला हूँ तो मेरा 32 का एवरेज है, मेरी स्ट्राइक रेट भी बढ़ गई है। और एज एन ऑलराउंडर अगर 32 का एवरेज है और आप हर मैच में विकेट निकालते हो, तो आज अगर किसी का 30 का एवरेज है और वो हर मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाल रहा है, तो आप उनको दुनिया का सबसे बेहतर ऑलराउंडर मानते हो। तो फिर इरफान पठान को बिल्कुल, ये चीज जरूर आपने फेस की, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि काफी चीजें बदल चुकी हैं और कुछ चीजें जो आपकी अगर हिस्ट्री निकाले तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए उसका रीजन ये भी था, उसका रीजन ये भी था रीमा, कि हम क्रिकेट खेले अपने दम पे। हमने कभी जी हुजूरी नहीं की, हमने कभी भी कोई गॉडफादर कोई नहीं था कि नहीं तो हमारी कोई बहुत बड़ी एजेंट वाली कंपनी थी, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा एजेंट नहीं था जो हमें संभालता था, और ना तो कभी एसोसिएशन ने कभी बैक किया। एसोसिएशन तो वेट ही करता था कि कब इनको साइड लाइन किया जाए। तो जितना भी हम खेले, ये रब की मेहरबानी है, लोगों का प्यार है, लोगों ने इतनी प्यार दी, इज्जत दी, और उनकी दुआएं। मुझे याद है बिल्कुल, और मुझे याद है एक बार चंडीगढ़ में एक लड़की आई, और चंडीगढ़ में आके लड़की मेरे पास आई, कुछ पूजा का सामान लेके आई थी और मिठाई लेके आई थी, और मुझे कहा कि बात की, और वो अपने दोस्त के साथ आई थी। तो मैं उन्हें कॉफी शॉप में मिला, क्योंकि बहुत टाइम से मिलने की कोशिश करी थी। मेरे मैनेजर ने उन्होंने कहा था कि वो मिल लेंगे, तो मैंने मीटिंग की।
तो उन्होंने खुद ने नहीं बताया, उनकी जो दोस्त है उन्होंने बताया था कि इरफान आपको शायद नहीं पता होगा, वो लड़की बोले आपके लिए रोजे रखती है, जबकि ये उसका धर्म नहीं है, लेकिन वो आपके लिए स्पेशली रोजे रखती है ताकि आप टीम में बने रहें। तो मुझे इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली है, तब जाके मैं आज जो इरफान पठान बना वो बनाऊं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट और गॉडफादर की बात करें, वो कभी मिला नहीं और ना मैं कभी एक्सपेक्ट करता हूँ किसी से। और ये मोटिवेशन सिर्फ फैंस, चीज है कि आपके सिर्फ पास फैंस और सिर्फ उनकी दुआ है। बिल्कुल आपके चाहने वालों की कमी नहीं है, और शायद ये बहुत बड़ी मोटिवेशन थी आपके लिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए आज अगर मुझे याद है दिल्ली में भी एक किस्सा हुआ था, मैं रेलवे के सामने मैच खेल रहा था, बड़ौदा के लिए खेल रहा था, यहाँ तक कि किसी न्यूज़पेपर ने इसे कवर भी किया था क्योंकि कोई एक मीडिया वाले मेरे दोस्त थे, मुझे मिलने आए थे, ब्रेक था और वो लड़की अपने मदर के साथ आई थी और आते ही मुझे रोने लगी, और रो के सिर्फ इतना ही कहने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ और आप बस इसलिए दुखी हुई कि आप टीम से अभी नहीं खेल रहे, आप टीम से बाहर मत होइए। बस सिर्फ इतने अल्फाज थे और ज्यादा कुछ नहीं बोला, मिलके चली गई। और वो स्टोरी बाकायदा कवर हुई थी मीडिया में। और मतलब जब मैं ये सब चीजें देखता था, सुनता था, तो बड़ा गर्व महसूस करता था कि इतने चाहने वाले लोग हैं, ये मुझे ताकत देते थे और मैं लगातार कोशिश करता था कि मैं टीम में बने रहूं, लगातार खेलूं, और यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हुआ करती। जी हाँ, और इसी हिम्मत ने शायद ऐसी परफॉर्मेंसेस निकलवाई है। जब हम इरफान पठान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान की वो हैट्रिक जो टेस्ट मैच में आप पहले गेंदबाज बने थे, आपको याद है कौन वो 3 बल्लेबाज थे जिनके आपने विकेट देखिए मैं अगर भूल भी जाऊं तो लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को। क्या आपको वो 3 नाम याद है? बिल्कुल बिल्कुल, सलमान बट, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये तीनों बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे। अगर इनके रन्स निकाल के देखें तो करीबन बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी मैं कहूंगी अगर उस टाइम देखा जाए तो। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन बना चुके ये लोग, ये तीनों का अगर रन बनाए तो ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे और इसी वजह से बहुत लोग उसे पसंद करते। जिस तरह से और जिस तरह से गेंद लहराई भी थी वो हैट्रिक में, उसके बारे में लोग बात करते। वो स्विंग आजकल इतना देखने को मिलता नहीं है, शायद इस वजह से भी लोग ज्यादा बात करते। लेकिन हाँ बिल्कुल याद है, बहुत स्विंग आपकी ताकत भी थी। बिल्कुल, वही मेरी ताकत थी और उसी से मैं लोगों को पैड पे बार बार गेंद मारता भी था और एलबीडब्ल्यू गोल्ड वही मेरी ताकत हुआ करती थी। और ये स्विंग कहीं ना कहीं, अगर मैं आपके डेब्यू की बात करूं 2003 में एडलेड में, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज इंडिया जीती थी, मेरे ख्याल से 21 साल बाद, शायद ऑस्ट्रेलिया में 21 साल बाद, 21 साल बाद वहां पे भी वो स्विंग ने काफी जलवे दिखाए थे। बिल्कुल, देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना वरीमा वैसे भी मुश्किल है। आप चाहे वो आप 19 साल के लड़के हो या एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, अपने दम पे बड़ा मादा रखते हैं, मतलब वो डरते नहीं, वो मारते रहते हैं। उसमें चांसेस ये भी रहता है आपको विकेट चटकाने का। और मैं भी शुरू से पठान रहा हूँ, एग्रेसिव रहा हूँ अपने क्रिकेट में, तो वो सोच वैसी ही रहती है कि यार आप मुझे मारो या हम आपको आउट करके जाएंगे। तो खेलने का बड़ा मजा आया। और स्विंग भी वहां पे क्या रहता है कि आपको इन दी एयर स्विंग मिलता है, ऑफ द विकेट जैसे इंग्लैंड में है। मैं रीमा इंग्लैंड में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला जहां पे स्विंग होती है, मैं कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेला, मैं कभी न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच नहीं खेला। ऐसा ये क्यों? तीनों जगह, क्योंकि आप वो तो आपको, हाँ वो तो आप सिलेक्टर को पूछिए जो उस टाइम पे सिलेक्टर थे, कैप्टन थे, ये तो आप उनको पूछ सकते। खैर इन कंडीशन में मैं कभी, मुझे खेलने का मौका नहीं मिला गया, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला हूँ मुझे हमेशा लगा है कि काश मैं इन तीनों जो जगहों का मैंने नाम लिया वहां पे मैं खेल सकता। अगर मैं इंग्लैंड में खेलता क्या बात होती, क्योंकि मैं वहां पे काउंटी क्रिकेट भी खेल चाहूंगा। अगर साउथ अफ्रीका में खेलता जहाँ पे स्विंग होती है वहां पे क्या बात होती, न्यूजीलैंड में क्या बात होती अगर स्विंग जो मेरी ताकत है वहां पे मेरे को खेलने का मौका। खैर वो अलग बात है। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला मुझे लगा कि वहां पे स्विंग जरूर देखने को मिलता है, तो वहां पे मैंने बड़ा इंजॉय किया। आप पर्थ चले जाओ, वहां पे मैदान खुला रहता है, पिच अच्छी रहती है, थोड़ी तेज रहती है, बाउंस मिलता है। और वो बाउंस जिस तरह से मिलता है, अगर आपने अच्छी लेंथ डाली ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आपको अलग से लेंथ ढूंढनी है जल्दी से। जितना जल्दी आप ढूंढेंगे उस लेंथ को वहां पे, बतौर गेंदबाज जो टूर कर रहे हैं वहां पे, तो उतना ज्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। तो वो लकीली मैं लेंथ ढूंढ पाया और स्विंग भी मिला, तो इस वजह से मजा भी आया। तो कुछ आपकी यादें खट्टी रही, कुछ मीठी रही। तो आप इन जो आपका, मैं कहूँगी एक गैप रहा है जहाँ पे आप इंग्लैंड में नहीं खेल पाए या न्यूजीलैंड में नहीं खेल पाए, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तीनों जगह खेली हूँ, और अगर वहाँ पे स्विंग बॉलर आते हैं स्पेशली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, तो वो मैं कहूँगी हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जहर है बल्लेबाज। बिल्कुल तो मिस करते हैं वो पार्ट कि आपको शायद अगर वो मिलता तो आपके करियर में 4 चांद निकल जाते।
देखिए करियर में चार्ज करना तो बहुत सारी चीज लग सकते थे, मतलब जितना भी अभी ऊपर वाले का शुक्र है कि आज अगर मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजा था कि आप दुनिया के अगर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों की बात करें तो आप नंबर 3 या नंबर टॉप 5 में आप हाईएस्ट विकेट टेकर में, कि आपने 300 विकेट निकाली है, ऐसा लेफ्ट आर्मर गेंदबाजों में 5वें या ऐसे कुछ नंबर पे है। तो खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। ओवरऑल अगर इंडिया वनडे क्रिकेट की बात करें तो मैं 9वें या 10वें नंबर पे हूँ in the history of one day cricket in Indian cricket as far as the highest wicket takers are concerned, 173 विकेट या ऐसा कुछ है। तो मतलब सेटिस्फाइड हूँ, ऊपर वाले ने जितना दिया बड़ा शुक्र है। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं अगर लास्ट मैच जब 27-28 साल की उम्र में खेला, अगर मैं 35 साल तक खेलता तो आई थिंक सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता था। लेकिन वो खैर वो जो हो गया वो हो गया, दिल में कोई मलाल नहीं है, ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है। कोई बात जरूर चूकती है, जो चीज ठीक नहीं हुई है, होपफुली मैं बीच बीच में जब मुझे लगेगा उसके बारे में बात करता रहूंगा, ताकि जो चीजें मेरे साथ हुई है वो आने वाले लोगों के साथ ना हो, लोग इसकी ये बात पे जहन में रखें। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रब का कि कहाँ से आया था मैं और कहाँ पहुंचा। बिल्कुल, और इसलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और ये बात आप पे जरूर लागू होती है। और डेफिनेटली इसीलिए हम खट्टी मीठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को पता होना चाहिए कि सिर्फ चमक नहीं, चमक के पीछे कुछ दर्द भी होता है। जैसे कि अगर मैं करियर की बात करूं, 2012 में आपने लास्ट ओडीआई खेला था अगेंस्ट श्रीलंका। अगर मैं उसमें परफॉर्मेंस हाईलाइट करूं, 29 रन नॉट आउट, 5 विकेट, मैन ऑफ द मैच। लेकिन उसके बाद खान पठान को वापस कभी ब्लू जर्सी में नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए उसके बाद मुझे देखिए रीजन तो एक ये था कि मुझे चोट लगी थी उसके बाद, लेकिन चोट लगी थी तो वापस लाया भी जा सकता था। ऐसा नहीं कि आपको चोट लगी और कभी मैं उसके बाद क्रिकेट नहीं खेला हूँ। बहुत बार ऐसा परफॉर्म भी किया है जहाँ पे मैंने 5 विकेट भी निकाली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल खैर वो अलग बात है कि थोड़े साल के बाद वो परफॉर्मेंस और वो साइडलाइन होना वो शुरू हो गया था। लेकिन मुझे याद है कि लास्ट में जब 2016 में मैं मुश्ताक अली में हाईएस्ट विकेट टेकर था, और 3rd या 4th हाईएस्ट स्कोरर भी था उसी सीजन में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2016 में, और स्ट्राइक रेट भी मेरा 150-160 था पूरे मुश्ताक अली में। हम लोग फाइनल तक खेले थे, मैं कप्तान भी था। लेकिन उसके बाद जब चांस नहीं मिला कहीं भी, तो मैं समझ गया था कि ये अब दिस इज बिगिनिंग ऑफ एंड, बिकॉज अगर लोगों ने मन बना लिया आप कितना भी परफॉर्म कर लो तो फिर आपकी तरफ वो देखने को तैयार नहीं है। इसका मतलब वो एक माहौल बन गया है। और एक चीज है, हमारे मुल्क में एक बार जब माहौल बनता है मीडिया से, लोगों से, वो माहौल को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज वो मीडिया में बार बार वही चीज बात की जाती है, मीडिया में वही बार बार पेस गिरने की बात की जाती है, पर लोग बेवकूफ है, लोग देखते नहीं है कि ये बंदा कभी एक्सप्रेस पेस के साथ आया ही नहीं था, ये तो हमेशा स्विंग बॉलर था, हमेशा स्विंग उसकी ताकत थी। लेकिन वो एक माहौल बन गया तो लोग वही बात करते हैं और उसी के अवेज में चलते हैं। लोग ये बात करते हैं कि बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया इस वजह से क्रिकेट खराब हो गया। नहीं मेरे भाई, मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नंबर 3 बैटिंग कर चुका हूँ, ओपन कर चुका हूँ, मैं बैटिंग करता ही था पहले से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैटिंग करने लगा। देखिए माहौल जो चीज है वो चीज से, इसी वजह से मैं जब कमेंट्री भी करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ। मैं सबसे पहला आदमी था जो राइडू के बारे में बात कर रहा था कि राइडू कैसे साइडलाइन हो सकता है। मुझे याद है जब मैं शो कर रहा था, बिल्कुल मैं सबसे पहला आदमी था जो अश्विन और जडेजा के बारे में जिसने बात की थी कि ये वनडे क्रिकेट से ऐसे कैसे साइडलाइन हो गए। जब एक वक्त आया था जब जडेजा साइडलाइन हो गए थे वनडे क्रिकेट से, तो जो चीज मुझ पे बीती है तो मैं जरूर उस चीज का ख्याल रखता हूँ और ये चाहता हूँ कि जो चीज मेरे साथ हुई है वो अगर किसी और के साथ हो रही है तो कम से कम उसके बारे में बात की जाए, लोगों को पता चले। खैर लेकिन देखिए ये चीज होती रहती है, माहौल बनता रहता है, लेकिन हम और आप जैसे लोग अगर मिलके अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लड़कों को सपोर्ट करेंगे, तो एक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश जरूर होगी। जी हाँ, सही मैसेज पहुंचना फैंस तक और क्रिकेटर्स तक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत क्रिकेटर्स ऐसे सफर करते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, एज फैक्टर, जो कि वुमेन्स क्रिकेटर में भी मैं जानती हूँ ये चीज कहीं ना कहीं जरूर आती है कि अगर आप एक बार आपने 28, 29, 30 क्रॉस कर लिया तो आपको फिर वो कह दें जी 30 की हो गई, तब आपके गेम के बारे में कम बात होती है और एज के बारे में बात होती है। और ये बात मेंस क्रिकेट में भी देखने को मिलती है और अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स क्रिकेट में भी। अगर हम बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
तो कई प्लेयर हैं जो 30 के बाद डेब्यू करते हैं। हंसी उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वुमेन्स में भी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 32-33 में डेब्यू किया है। क्या वो मैच्योरिटी लेवल क्यों यहाँ पे नहीं दिख रहा है? क्या कमी आपको दिखती है? क्या ये चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में सिर्फ बात होनी चाहिए फिटनेस और परफॉर्मेंस की। अगर आप फिटनेस है और आपका परफॉर्मेंस है और अगर आपकी एज है तो फिर सोने पे सुहागा है ना। आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है, मतलब, और वो एक्सपीरियंस से आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप कितने लड़कों को हेल्प कर सकते हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हूँ लास्ट के 2 साल से। मेरी वजह से कितने लड़कों को हेल्प हुआ है। मतलब इससे बढ़िया बात किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी एसोसिएशन के लिए क्या होगी, या किसी भी टीम के लिए क्या हो सकती है। तो आई थिंक ये फैक्टर होना चाहिए। ये फैक्टर नहीं होना चाहिए कि उम्र होगी तो आप चलो, आपका काम हो गया, आपके पोटले बिस्तर बांधो और आप ले लो। क्रिकेट, फिटनेस खत्म, परफॉर्मेंस बस, इससे ज्यादा फिटनेस एंड बिल्कुल इससे ज्यादा। पर कई क्रिकेटरों के बारे में बात होती है, कई क्रिकेटरों के बारे में ये बात की जाती है जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है, जिनके पास कोई पीछे बहुत बड़े गॉडफादर बैठे हुए हैं, उनके बारे में बात अभी भी होती है कि नहीं यार, एज को मत देखो, इनकी फिटनेस को देखो। लेकिन जिस लड़के के पीछे, अगर हम इस सिस्टम को या टीम को बदलना चाहते हैं तो वो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो सबके लिए होना चाहिए। Exactly. आपको सबके लिए इंसाफ का फैसला करना है, आपको सबको एक बराबर रखना है, तभी जाके जो ओवरऑल ग्रोथ होगा ना। आज इंडियन क्रिकेट बहुत ऊंचे पैमाने पे जा रहा है, बहुत ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ है, लेकिन क्या इससे हम बेहतर नहीं कर सकते थे? मुझे याद है ऑस्ट्रेलियन टीम टूर भी करती थी ना, तो लोग डरते थे उनके साथ। मैं चाहता हूँ इंडियन टीम उस लेवल पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 20 साल और हमेशा रहे। अब वो तभी होगा जब छोटी छोटी चीजें हम और बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, इम्प्रूवमेंट की कोई उम्र नहीं रहती है और इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं रहती है। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज थे, वो है और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त इंसान भी, वो जब भी बल्लेबाजी करते थे अपने करियर के आखिर में भी, वो हमेशा हम जैसे लड़कों को पूछा करते थे जो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके सामने वो हमें पूछते थे, इरफान मेरा बैट सीधा आ रहा है, और हमें शर्म आती थी उन्हें कुछ भी बोलने की। अब वो इंसान जब बेहतर होने की कोशिश कर रहा है तो इंडियन क्रिकेट तो डेफिनेटली बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत महानता है उनकी, और अगर ये चीज बाकी क्रिकेटर्स ने सीखी तो मैं कहूंगी 4 चांद लग जाएंगे इंडियन टीम को भी, और वो दिन दूर नहीं जहाँ पे लोग इंडियन टीम से। इरफान, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हेरा फेरी मैंने सुना है आपकी वन ऑफ द फेवरेट्स पिक्चर है। अगर आपको एक किरदार निभाना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा? कि आप काफी खुश मिजाज इंसान हैं, आप चाहते हैं, आप वो एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं कि एक खुशी का माहौल रहे। देखिए, खुश मिजाज तो कैसा है, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मैं बाबूराव का जरूर रोल अदा करना चाहूंगा। संडे को आना, संडे को मस्त ना दो, ये जरूर कैरेक्टर अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया कैरेक्टर अदा किया है परेश रावल जी ने, और मतलब वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर रहा है। मेरा भी, क्योंकि और जिस तरह से हर एक, आप कितनी बार भी देख लो, वो चेहरे में उतनी हंसी लेके आती है जब पहली बार देखी थी। बिल्कुल, और मुझे बड़ा मजा आता है मुझे। और वो मूवी मुझे याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में देखने गया था, और थिएटर शुरू होने से पहले, क्योंकि एक कोई बड़े ज़ईफ इंसान थे, वो अपनी यंग बीवी के साथ आए हुए थे, तो हमें वैसे ही मजा आ रहा था कि हमारे बगल में कोई बैठे हुए जो मतलब उनका आपसी में झगड़ा चल रहा था मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो हमारा एंटरटेनमेंट तो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, हम छोटे थे तब ये चीज, और फिर उसके बाद जब मूवी स्टार्ट हुई तो हम वो माहौल में पहले से ही हम लोग बैठ गए थे, और हम 4 दोस्त थे, वो मूवी देखी, हमने बड़ा मजा किया। और जब दोस्तों के साथ मूवी देखो तो और भी ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, स्पेशली हेरा फेरी जैसी मूवी। मैंने वो मूवी 7 बार देखी है। इरफान, आपने कितनी बार देखी? आपसे कहीं ज्यादा, मतलब अगर आज भी अगर टीवी पे आ रही होगी तो मैं थोड़ी देर उसके कुछ ना कुछ सीन तो जरूर देखूंगा। तो ये बात पक्की है, मतलब वो आपकी फेवरेट मूवी में से है? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। अली करके जो मूवी थी, मोहम्मद अली के ऊपर बनी थी, विल स्मिथ ने जो काम किया था, वो भी मूवी अगर टीवी पे आ रही तो मैं जरूर देखूंगा। 3 इडियट्स बड़ी पसंद है मुझे, वो मूवी भी मैं बार बार अगर टीवी पे आ रही तो जरूर देखूंगा। तो ये 3-4 मूवीज है, वो हमेशा एवरग्रीन रहेगी। क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट में भी आपका पूरा योगदान रहा है। मूवीज के आप इंटरेस्ट आप दिखा चुके हैं, कितना रखते हैं। झलक दिखला जा में भी आपने डांस दिखाया था कि आपको के पास दूसरा टैलेंट भी है। मूवीज का हो गया,
डांस के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए मैंने तो बड़ा पसंद किया था, क्योंकि क्रिकेटर्स के पास वो कॉन्फिडेंस तो हमें फील्ड दे देती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस किसी और फील्ड में निकालना काबिले तारीफ था। तो हमने, और वो कॉन्फिडेंस निकालना टीवी पे, जब आपको पता है कि आप वो चीज के लिए लायक नहीं हो, आप अच्छे डांसर नहीं हो, वो फिर ये मजे की बात है। हाँ तो देखिए कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है, वो बात पक्की है। लेकिन हाँ वो हर चीज करने को तैयार रहते हैं। एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं वो शो क्यों किया था। मैं शो करने के लिए बिल्कुल भी मैं राजी नहीं था। मेरे मैनेजर थे, मेरे मैनेजर थोड़ा उसमें फंसे हुए थे। उन्होंने किसी क्रिकेटर को वो शो में लाने का प्रॉमिस किया था, वो क्रिकेटर ने बैकअप कर लिया। और वो मैनेजर किसी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम आ जाओ, या आपको पूछ रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो फिर मैंने वो चीज कर ली थी। बड़ा मुश्किल काम है। तो बाय चांस शो हुआ, लेकिन उसमें काफी दीवाने बन गए थे, काफी फैंस बन गए थे आपके डांस के भी, आपके लुक्स के भी। तो क्रिकेट फील्ड में आपने अचीव किया, आपने एंटरटेनमेंट पार्ट में भी दिखा दिया कि आपके पास वो टैलेंट भी है। तो क्या तीसरी बार हम ये देख रहे हैं इरफान एज एन एक्टर? क्या एक्टिंग में देखने का? देखिए एक्टर मैं तमिल मूवी तो कर रहा हूँ। मेरी तमिल मेरा उसका मूवी का कम से कम 70% तो काम खत्म हो गया है। और कोबरा मूवी का नाम है, और मैं इंटरपोल ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा हूँ। और सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। विक्रम जो है बहुत बढ़िया एक्टर है साउथ के, तो वो उसमें वो एक्टर है, और मतलब उनके साथ काफी हमारी जुगलबंदी होगी। देखिए मजा आएगा लोगों को। मैं तमिल भी बात कर रहा हूँ, मैं लिपसिंग कर रहा हूँ प्रॉपर तमिल के डायलॉग्स। मेरे पास जब आते तो बड़ा मुश्किल होता था। तो होपफुली आप देखिए ये कैसे जाता है। तो उसके बाद अगर देखिए तमिल के मुझे जस्ट पता है। मैं चेन्नई में काफी वक्त गुजारा है, हमारे पीस फाउंडेशन में मैं 4 महीने रुका हुआ वहाँ पे। तो मुझे पता है कि वो लैंग्वेज किस तरह से चलती है, और कई अल्फाज मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। मैं 1 से 10 गिन सकता हूँ तमिल में। तो वो और बेसिक खाने पीने वाली बात, आप कैसे हो, क्या है का इन्ना सोल रहा, ये बेसिक आती है। आप तमिल में कुछ भी बोल लो, मैं बिल्कुल ठीक है बोलूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तमिल मूवी कर रहे हैं, जिसकी हम उपेक्षा कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं मूवी में नजर आ सकते हो। क्योंकि आपकी एक इंस्टा पोस्ट में देखी, उसमें था आई एम नॉट अ मॉडल बट हियर आर माय पिक्स, सम पिक्स। आप वाकई में लग रहा था कि किसी पिक्चर का ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, वो टाइप लग रहा था वो मुझे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एंट्री का चांस है। देखिए अभी कुछ पता नहीं है, सारा डिपेंड करेगा कि ये मूवी कैसे जाती है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ उसके बारे में। जब मूवी आती है मैं खुद देखूंगा, मुझे अगर अच्छा लगा कि नहीं है, मैं इतना बुरा नहीं लग रहा हूँ और मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक देन यस, हो सकता है कि आप मुझे देखे, बॉलीवुड मूवी देखे और आगे मुझे फिल्मों में काम करता हुआ देखे। तो आप प्रमोशन करेंगे, तमिल मूवी आ रही है इरफान की, 70% कंप्लीट हो चुकी है, और जैसी बनेगी प्लीज जाके देखिए, क्योंकि इस परफॉर्मेंस को, इस टैलेंट को हम बॉलीवुड में भी लाना चाहेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इरफान, एक क्वेश्चन हो आपकी फैमिली को लेके। आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर आपने बता दिया कितना अच्छा है, क्या है, क्रिकेटर्स उसमें है, आपके फादर जो कि काफी स्ट्रगल करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद आपने वो नाम ऊपर लिया। इमरान अब एक नया एडिशन इस फैमिली में आ चुका है। अगर हम इस पूरी फैमिली को देखो तो हु इज द नॉटी इन द फैमिली? मैं, मेरा भाई, मेरे वालिदैन, हमारी फैमिली साथ में रहती है घर में। ठीक है, तो हमारे घर में टोटल 4 बच्चे हैं। मेरी कजिन सिस्टर भी साथ में रहती है, उसकी एक बच्ची है, और मेरे भाई की 2 बच्ची और मेरा एक बच्चा है। तो हम टोटल हमारे घर में 4 बच्चे। ये चारों में से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है रयान भाई का जो सेकंड बेटा है वो बड़ा नॉटी है, और उसके साथ कंपटीशन अगर किसी का है तो इमरान का है। तो ये थोड़ा आगे पीछे चलते हैं नॉटीनेस में, लेकिन रयान हमारे घर का सबसे बड़ा नॉटी बच्चा है। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत आपसे गुफ्तगू, खट्टी मीठी बातें में। अब एक सेगमेंट हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, और वो है टिकटॉक विद टीममेट्स। ये एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपको 1 वर्ड आंसर देने हैं। ये लास्ट सेगमेंट है, ज्यादा टाइम मिले क्योंकि बातें इतनी दिलचस्प थी कि बड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमारा नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होता है टिकटॉक विद टीममेट्स। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे इरफान, आपको रैपिड फायर है, आंसर्स। ओके, शैल वी स्टार्ट? यस। ये आपके टीममेट्स को लेके है, राइट? चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंडिया टीम हो। राइट। सबसे बड़ा ड्रामेबाज? श्रीशांत। बेस्ट सिंगर? आई थिंक रायना।
expected. Dancing star. Yui is not bad. Really? Okay. Yui is good. शायरी का शौकीन. ओहो, इस बारे में जरूर बात करेंगे आगे. सुनने वाला, साइलेंट बॉय. सुनने वाला यानी कि साइलेंट बॉय ऑफ द टीम. सुनते लक्ष्मण भाई बड़ा अच्छे हैं, मतलब उनको अगर आप पूरी बात बताओ, पूरी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन साइलेंट बॉय कौन रहेगा? सब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं. आई थिंक पुजारा साइलेंट. सुनाने वाला यानी तूफान, जो सिर्फ बोलता ही रहता है. हरभजन सिंह. The laziest teammate. सहीर खान. ओह. Okay. Troublemaker. भजी एंड यूवी. सबसे जिद्दी, जो सुने सबकी बट करे अपनी. धोनी. ओके. आपकी जो हैट्रिक थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें 3 बैट्समैन आपको याद है. पहला बैट्समैन कौन था? सलमान. Who loves the shopping most? टीम में competition between Sachin Paji and Lakshman Bhai. Lakshman Bhai used to buy a lot of shirts, but I think Sachin Paji was one word बोला था आपने, तो खैर सचिन पाजी. That's okay. लास्ट था ये शॉकिंग है कि सचिन सर को शॉपिंग बहुत पसंद है. बहुत ज्यादा. तो loves it. ज्यादा घूमते हुए नजर भी नहीं आए, इतनी पिक्चर्स भी कभी उनकी देखी नहीं. तो नहीं, उनके पास देखिए वो वाकई में मास्टर थे, हर चीज में मास्टर. वो लिटिल मास्टर थे, वो चैंपियन थे, वो सब कुछ थे, लेकिन वो हमारे ट्रेंड सेटर भी थे. अगर सबसे पहले कोई आईपॉड लेके आया तो वो थे सचिन पाजी. सबसे पहले वो MP3 प्लेयर कोई लेके आया था टीम में तो वो थे पाजी. CD प्लेयर, वॉकमैन, सबसे पहले पाजी. कोई अलग से नई स्टाइल का शर्ट, सचिन पाजी. अलग टाइप के जूते जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए, सचिन पाजी. हेडफोन्स नए टाइप के अगर कोई अलग से, वो सचिन पाजी. तो अब बताइए, तो सचिन पाजी नहीं तो और कौन? के आगे जो मास्टर लगा बिल्कुल सही लगा इसका मतलब. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. परफेक्ट. दैट वाज क्विक, दैट वाज ग्रेट. ये हमारा सेगमेंट था टिकटॉक विद टीममेट्स. जाते जाते एक तो क्वेश्चन आपसे और. IPL से खेले, टीम इंडिया से खेले, बड़ौदा से खेले. बेस्ट कैप्टन जो आपको लगा, जिसके अंडर आपने रिप्रेजेंट किया? देखिए, बहुत सारे कैप्टन के लिए अंदर में खेला मैं सौरव गांगुली जो मेरे पहले कप्तान थे. पहला कप्तान हमेशा बहुत स्पेशल रहता है. फिर अनिल भाई के अंदर खेला, धोनी के अंदर खेला हूँ. युवराज सिंह मेरे IPL के कप्तान थे, उनके अंदर भी खेला हूँ, जो किंग्स इलेवन पंजाब. और अलग अलग कप्तानों के अंदर में खेला हूँ. लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया है खेलना किसी कैप्टन के अंदर, वो थे राहुल द्रविड़. ऐसा क्यों? क्या खास था राहुल द्रविड़? देखिए, वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर थे. वो खुद भी ऐसे प्लेयर थे जो टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ करते थे. वो कीपिंग भी कर लेते थे, वो नंबर 3 भी बैटिंग कर लेते थे, ओपन भी कर लेते थे, कुछ भी करवा लो कर लेते थे. जबकि उनको कई बार लोग बात करते थे कि वनडे क्रिकेट में फिट नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके 10,000 रन बनाए उन्होंने. वो बहुत बड़ी बात होती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. और उनकी कैप्टनशिप में हम लोगों ने 14 या 16 मैचेस लगातार जीती थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने चेस करके. तो बहुत बहुत मजा आता था उनकी कप्तानी में अंदर खेलने के लिए. और बहुत क्लियर हुआ करते थे. वो सोचते थे कि यार जितना हो सके उतने ज्यादा बेहतर टीम को किया जाए. और वो ऐसे कप्तान थे जो अभी ऐसा नहीं सोचते थे कि सिर्फ आज की टीम के बारे में सोचना है. वो सोचते थे फ्यूचर भी तैयार करना है, आज भी जीतना है, लेकिन फ्यूचर को भी नहीं छोड़ना. परफेक्ट, दैट्स गुड. इरफान, एज अ प्लेयर हम आपको जान चुके हैं. एज अ कमेंटेटर पीपल आर लविंग यू. थोड़ा सा जानना चाहेंगे इरफान एज अ फादर. एज अ फादर क्या चेंज है या बिल्कुल सेम है? देखिए, एज अ ह्यूमन बहुत कुछ चेंज हुआ है. मैं जब से फादर बना हूं, मैं वालिद जब से बना हूं खुद, बहुत ज्यादा सब्र आ चुका है. मुझे पहले नींद का बड़ा शौक था कि मतलब अगर कोई मेरी नींद, मैं थोड़ा कच्चा सोता हूँ, मुझे अगर आवाज भी आता तो मैं उठ जाता हूँ. अब इमरान के साथ जब सोने लगा तो वो लाते भी मारता है, कई बार मुझे आंख पे भी मारा है उसने, ये जैसे हमेशा बच्चा करता है.
जी। तो सब्र आ गया है कि अब फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करा लो। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है एज ए फादर, जब वो मुझे पुकारता है किसी भी चीज के लिए, स्पेशली मुझे अच्छा ये लगता है कि जब आई डोंट नो मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरी जुबान तक आ गई है तो मैं कह देता हूँ कि जब उसे पॉटी आती है हर रोज, वो हमेशा मुझे कॉल करता है कि आप मुझे पॉटी करने ले जाओ, साफ कराओ मुझे। तो मतलब ही मम्मा डू इट वेरी फास्ट ही सेज। जबकि मेरी वाइफ आई थिंक जिस तरह से इमरान को संभाला है, जिस तरह से उसकी परवरिश की है, जो इंग्लिश अभी बात करता है इमरान, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ की वजह से, सफा की वजह से। क्योंकि 3.5 साल की उम्र में जितनी वो इंग्लिश बात करता है, मैं इतनी 15 साल की उम्र में बात करता था। क्योंकि मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की है, मैं एक्चुअली हिंदी उर्दू भी पढ़ाई नहीं की है, मैंने सिर्फ गुजराती में पढ़ाई की है। तो और जितना भी मैं सीखा हूँ ये ट्रैवल करके सीखा हूँ, जितने भी इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ वो सिर्फ ट्रैवल करके। लेकिन आज 3.5 साल की उम्र में मेरे से इंग्लिश में गुफ्तगू करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये सारा क्रेडिट मेरी वाइफ और उसकी माँ को जाता है, सफा को, और बहुत अच्छे से परवरिश की है। लेकिन ये जब चीज होती है कि जब पॉटी के लिए मुझे ढूंढता तो अच्छा फील एटलीस्ट किसी चीज में तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक कंप्लीट फैमिली है। इरफान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इस शो की ओपनिंग में आने के लिए। और जरूर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि बातें इतनी सारी थी, मेरे को ऐसा लगता है कि शो में भी पूरी नहीं हुई। हम चाहेंगे आप फिर इस शो में कभी हिस्सा बने ताकि और कुछ खट्टी मीठी बातों को आपके साथ हम शेयर करें। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। यू वेलकम रीमा, विश यू ऑल द लक फॉर योर शो एंड आई होप कि आपका शो बहुत बढ़िया आगे की तरफ जाए। थैंक यू सो मच इरफान। बाय बाय, हैव अ गुड डे। You too, bye.